जो यहाँ पे स्टूडेंट भी मूव करवा रहे हैं वीज़ा, अगर आपके पहले के लोन नहीं उतरे और आप सोच रहे हो कि सिंगल पर्सन ये जॉब करके अपने लोन्स वगैरह उतार लोगे तो ये बहुत ही हार्ड। कंपनीज के पास यहाँ पे काम ही नहीं है, लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। कंपनीज और नए जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें रिक्रूट कर रही हैं जस्ट बिकॉज कि उनको पैसा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी डेली लिविंग एक्सपेंसेस भी नहीं निकाल पा रहे हैं इस सैलरी से। इसको कभी भी मत हाइड करना अपनी कंपनी से कि मेन एप्लीकेंट प्रेग्नेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी वो बताना चाहूँगी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो रहने वाली है खास उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूके में है, स्पेशली ऑन स्टूडेंट वीज़ा, एंड वो सोच रहे हैं अपना जो वीज़ा स्किल वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर हेल्थ केयर वीज़ा में स्विच करने के लिए, या फिर जो लोग डायरेक्टली यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। बिकॉज आप ये प्लान करें उससे पहले आपको कुछ चीज़ें इन फील्ड्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट कि लॉन्ग रन के लिए आपका ये डिसीजन सही है कि गलत है, कैसा रहेगा, आप डिसाइड कर पाओ। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाए इन फील्ड्स के बारे में। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें तब भी इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस टाइम पे यूके का वर्क वीज़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लोग यहाँ पे डायरेक्टली काफ़ी लोग मूव कर रहे हैं, और स्पेशली जो लोग स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं वो भी काफ़ी तरह से अपना जो वीज़ा है वो जल्दी से जल्दी वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेना चाहते हैं। बिकॉज यूके की गवर्नमेंट काफ़ी रूल चेंज कर रही है, काफ़ी बातें सुनने को मिल रही हैं डिपेंडेंट वीज़ा से लेके इन वीज़ा की ड्यूरेशन तक। तो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम मूव कर लें, बट इससे पहले कि आप इन वीज़ा में स्विच हो, कुछ चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अगर सोच रहे हो आप इन वीज़ा को लेने के लिए। तो वो होती हैं कंपनी, कौन सी कंपनी में आप आ रहे हो, ये बहुत ही मैटर करता है। बिकॉज ये इस वीज़ा कैटेगरी पे आप 5 ईयर रहोगे, और इस टाइम पे क्योंकि ये वीज़ा सबसे ज़्यादा लोग ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग डेस्परेट है, ये वर्ड मैं बोलूँगी इस वीज़ा को लेने के लिए। तो इस टाइम पे इसी वीज़ा कैटेगरी में स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इतने स्कैम हो रहे हैं। कुछ कंसल्टेंट स्पेशली जो यहीं यूके के हैं वो तो डायरेक्टली बोल देते हैं कि हम आपसे कुछ इतनी मनी चार्ज करेंगे, लाइक डिफरेंट कंसल्टेंट का डिफरेंट प्राइस चल रहा है। और जो हाफ प्राइस है काफ़ी बोलते हैं कि आपको जॉब के टाइम पे देना पड़ेगा, जब आपको जॉब मिल जाएगी हाफ प्राइस आपको वीज़ा के बाद देना पड़ेगा। तो काफ़ी कंसल्टेंट ऐसे भी हैं जो जस्ट हाफ प्राइस ले लेते हैं और आपको वीज़ा कुछ नहीं मिलता, और कुछ कंसल्टेंट ऐसे भी हैं जो कि आपको वीज़ा तक दिलवा देते हैं, बट जो जहाँ काफ़ी कंपनीज के पास यहाँ पे काम ही नहीं है, लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। कंपनीज और नए जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें रिक्रूट कर रही हैं जस्ट बिकॉज कि उनको पैसा मिल रहा है। तो बहुत ही केयरफुल रहें जब भी आप किसी कंपनी में अपना वीज़ा स्विच करने जा रहे हैं या फिर अपना वीज़ा लेने वाले हैं। एटलीस्ट कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कितनी देर से वो कंपनी चल रही है, कितने वहाँ पे क्या काम है, क्या जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं क्या उन्हें काम मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जानने की ट्राई करिए। स्पेशली तो जो लोग डायरेक्टली आने वाले हैं उनके लिए मैं खास बोलूँगी, बिकॉज अगर आप यहाँ पे एक बार आ गए और सेम वीज़ा पे, उसके बाद आपको बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। इतने मैसेजेस मुझे सेम चीज़ के बारे में आते हैं, इतने कमेंट्स मुझे सेम चीज़ के बारे में आते हैं कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, हमारी कंपनी हमें 3 मंथ से काम नहीं दे रही, हमारी कंपनी ने शैडोइंग करवा ली, हमें काम नहीं मिल रहा। स्पेशली हेल्थ केयर वीज़ा वालों की मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम पे स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। तो जब भी आप यहाँ पे आए थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इंटरनेट हर कोई यूज़ करता है, तो थोड़ा सा जो आप यूज़ है वो अपनी कंपनी के बारे में जानने के लिए भी। तो जो मैं सेकेंड बात करूँगी वो मैं करूँगी यहाँ पे वर्क की, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी तक यही डाउट है, काफ़ी कंसल्टेंट ये एक गलत जो इन्फॉर्मेशन है लोगों को देते हैं कि आपने इस वीज़ा को जस्ट यूज़ करना है यूके में जाके, आपको सेम फील्ड में काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी काम कर सकते हो, आप जस्ट इस वीज़ा कैटेगरी के थ्रू वहाँ पे मूव करोगे। बट ऐसा नहीं होता। अगर आप इस वीज़ा कैटेगरी को लेके यहाँ पे आ रहे हो तो ऑफकोर्स आपको जो काम है वो सेम फील्ड में करना पड़ेगा, अगर आपने प्रॉपर यहाँ पे लीगली
आफ्टर सम टाइम, जो भी ड्यूरेशन है, फिलहाल तो 5 ईयर ही है, उसमें अगर आपने प्रॉपर ILR लेनी है तो आपको प्रॉपर सैलरी मिलती होनी चाहिए। काफ़ी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप प्रॉपर फुलफिल करोगे तभी आप एलिजिबल हो पाओगे ILR के लिए। कुछ कंसल्टेंट बोल देते हैं कि आपकी जो सैलरी स्लिप है जनरेट हो जाएगी, बट 5 ईयर बहुत लंबा पीरियड है। जिस कंपनी में आप आ रहे हो उसमें 5 ईयर में काफ़ी कुछ चेंजेस होंगे, तो ऐसी कोई भी रॉन्ग होप के साथ मत आना कि हम इस तरह का काम यहाँ पे करेंगे नहीं, जस्ट इस वीज़ा को हम यूज़ करेंगे। अगर आप ऐसा करने का सोच रहे हो तो उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन बचेगी वो इलीगल होने की ही बचेगी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। इसमें मैं थर्ड बात करूंगी जो आपको पता होना चाहिए, सैलरी। स्पेशली जो लोग यहाँ पे अपना स्टूडेंट वीज़ा मूव करवा रहे हैं और जो स्पेशली यहाँ पे सिंगल आ रहे हैं, मैं उनके लिए स्पेशली ये बोलूँगी, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि इस वीज़ा की सैलरी कितनी है, क्योंकि सैलरी की इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। हर किसी को पता है कि बेसिक सैलरी होती है। आप कहीं पे भी जाके साइट पे मिनिमम रेट चेक कर सकते हो, बेसिक मिनिमम रेट मिलेगा और आपको ओनली 37 to 35 आवर काम ही मिलेगा। और सम टाइम कुछ लोगों का वर्क पैटर्न ऐसा होता है कि वो किसी और जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाते। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी डेली लिविंग एक्सपेंसेस भी नहीं निकाल पा रहे हैं इस सैलरी से। तो अगर आप कुछ बड़ा अमाउंट यहाँ पे पे करके आने वाले हो और आप सोच रहे हो कि यूके जाके आप पूरे वहाँ पे जो भी अपना फाइनेंस वगैरह जो आप उठा के आओगे एकदम से उतार दोगे, तो उस ड्रीम वर्ल्ड में मत रहना। स्पेशली जो यहाँ पे स्टूडेंट भी मूव करवा रहे हैं वीज़ा, अगर आपके पहले के लोन नहीं उतरे और आप सोच रहे हो कि आप सिंगल पर्सन, एज ए सिंगल पर्सन ये जॉब करके अपने लोन्स वगैरह उतार लोगे, तो ये बहुत ही हार्ड रहने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स ने भी मुझे रिसेंटली अब ये मैसेज करने स्टार्ट करे हैं, कमेंट भी करे हैं कि जब हम स्टूडेंट वीज़ा पे थे, जहाँ हम किसी और वीज़ा कैटेगरी पे थे, तब जो हमारी अर्निंग थी वो मोर देन 2000 हो रही थी, बट अभी तो इतनी भी नहीं हो रही कि हम यहाँ पे प्रॉपर अपना लिविंग एक्सपेंसेस निकाल पाएँ, तो बहुत ही मुश्किल है। तो जब भी आप इस चीज़ को प्लान कर रहे हो, अगर तो आप 2 पर्सन आ रहे हो, लाइक अगर कपल आ रहे हो, फिर भी ठीक है कि एक पर्सन को फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। चलो एक अगर पर्सन की सैलरी कम भी आ रही है तो सम हाउ आप मैनेज कर लोगे। पर अगर आप एज ए सिंगल पर्सन अपने आप सब कुछ करने वाले हो, तो देन आप इस चीज़ को भी कंसिडर ज़रूर करना कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और नेक्स्ट 5 ईयर आपको सेम ऑलमोस्ट सैलरी मिलेगी। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट बात करूँगी कपल्स के लिए। काफ़ी कपल्स मुझे एक मैसेज करते हैं स्पेशली इस वीज़ा कैटेगरी के बारे में कि अगर हमारा जो मेन एप्लीकेंट है, वाइफ मोस्टली लोगों की मेन एप्लीकेंट होती है, वो प्रेग्नेंट है, देन क्या हम इस वीज़ा कैटेगरी पे यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो गाइस, जो मैं आपको सलाह दूंगी, एडवाइस दूंगी, वो यही है कि आप प्लीज़ इस चीज़ को कभी भी मत हाइड करना अपनी कंपनी से कि मेन एप्लीकेंट प्रेग्नेंट है, बिकॉज स्टूडेंट वीज़ा तक फिर भी चल जाता है। लोग बहुत हाइड करके यहाँ पे आते हैं कि प्रेग्नेंट है, यहाँ आने के बाद लोग डिस्क्लोज कर देते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट होते तो अगर आप एग्ज़ाम वगैरह यूनिवर्सिटी के दे देते हो, अगर अटेंडेंस वगैरह कर लेते हो तो इतना इशू नहीं होता। बट जब आप आ ही वर्क वीज़ा पे रहे हो और आपका मेन एप्लीकेंट जिसने वर्क करना है वो प्रेग्नेंट है, ऑफकोर्स कंपनी को ऑब्जेक्शन होगी। तो गाइस, अगर आपका मेन एप्लीकेंट प्रेग्नेंट है एंड आप ये चीज़ हाइड कर लेते हो तो ये लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है। इवन लॉन्ग रन के लिए तो मैं क्या बोलूँ, जब आप कंपनी में जाओगे आफ्टर सम मंथ में भी, अगर स्टार्टिंग पीरियड भी है तो आफ्टर सम मंथ तो ऑफकोर्स आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा कि मेन एप्लीकेंट प्रेग्नेंट है। देन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप हाइड कर लोगे, झूठ बोल दोगे, तो ऑफकोर्स पता चल ही जाएगा कि जब आप यहाँ पे मूव करा, जब आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तभी मेन एप्लीकेंट प्रेग्नेंट थे, तो ऑफकोर्स उस टाइम पे कंपनी ऑब्जेक्ट करेगी और उस टाइम पे कंपनी आपको निकाल भी सकती है इस बेसिस से, स्पेशली कि आपने चीट करा है कंपनी के साथ। तो जो फर्स्ट सिनेरियो तो ये रहता है। सेकंड सिनेरियो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कंपनी मना कर देती है मैटरनिटी लीव देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैटरनिटी लीव का एक ऑप्शन होती है, ऑफकोर्स हर किसी को मिलती है। मैटरनिटी लीव का मतलब ये होता है कि आप हॉलीडेज पे जाते हो बट उसकी आपको पे मिलती है। बट बहुत सारी कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखती हैं सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई है सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में अगर जाके कंपनी ज्वाइन कर लोगे
तभी आपको मैटरनिटी लीव की सैलरी मिल जाएगी। तो सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी में जो कंपनी ने टाइम पीरियड रखा हुआ है उस सब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए वो वेरी करता है। कंपनी की जो प्रॉपर बुक होती है, रूल बुक होती है, आपको उसे रीड करना पड़ेगा। आप कंपनी से वो रूल बुक मांग सकते हैं कि आपने कंपनी की रूल बुक रीड करनी है। उसमें स्पेसिफिक पीरियड लिखा होगा कि अगर मिनिमम आप कंपनी के साथ 1 साल से काम कर रहे हो, 2 साल से काम कर रहे हो, देन आपको इतनी देर की इतनी पे के साथ इतनी मैटरनिटी लीव मिलेगी। उसमें प्रॉपर उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। सिमिलरली जो लोग यहाँ पे आके सोचते हैं कि हमने बाद में लाइक अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है, हमने इस वीजा कैटेगरी पे आना है, हमने बेबी कंसीव करना है, उसका भी सेम ही आंसर है। ये आपके कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पे मैटर करता है। इन केस आप स्टार्टिंग में आके प्रेग्नेंट हो जाते हो और आप उस पीरियड में नहीं गए कि आपको मैटरनिटी लीव की पे मिले, देन आपके वीजा में इशू हो सकता है। अब वो इशू क्या होगा, क्योंकि अगर आपने ILR लेनी है तो उसके लिए आपको ईयरली सैलरी मिलती होनी चाहिए जितनी आपकी वीजा की रिक्वायरमेंट है। और इन केस आपको वो सैलरी नहीं मिलती देन प्रॉब्लम होगी। तब प्रॉब्लम क्या होगी, कितनी देर आप उस वीजा से बाहर रहोगे, लाइक कितनी देर आप हॉलीडेज पे रहोगे। मान लो आपने 1 साल की हॉलीडेज ली हैं, 1 साल आप काम पे नहीं जा रहे, इट मीन्स कि आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा उस वीजा कैटेगरी पे 5 ईयर फुलफिल करने के लिए। और एक रूल ये भी होता है कि इस वीजा को आप 6 ईयर से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। और इन केस आपका जो ड्यूरेशन है विद हॉलीडे वो मोर देन 6 ईयर चला जाता है तो आपके 5 ईयर टोटली वेस्ट जाएंगे। उस टाइम पे आप एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे यहाँ पे ILR लेने के लिए। देन आपको सेम किसी और वीजा कैटेगरी में कुछ और फाइंड करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। बट नॉट द लीस्ट जिस चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी वो बताना चाहूंगी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमने वर्क वीजा ले लिया है, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज इस वीजा कैटेगरी में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है काफी अदर वे से भी, और कंसल्टेंट करवा रहे हैं नो डाउट। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इस चीज को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आप UK में आ रहे हैं जो कि इंग्लिश कंट्री है। या अगर आपने यहाँ पे आके ऑफ कोर्स अगर आप वर्क वीजा पे आ रहे हैं तो काम तो आपको करना पड़ेगा ही। और अगर आपको काम करना पड़ेगा तो जो मोस्ट बेसिक थिंग है यहाँ की ऑफ कोर्स वो इंग्लिश रहेगी। डेली डे टू डे लाइफ में आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। और अगर आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती कि आप लोगों की बात समझ पाएँ, लोगों को अपनी बात समझा पाएँ, तो इसका जो इम्पैक्ट है, अफेक्ट है, वो डायरेक्टली आपकी स्पॉन्सरशिप पे पड़ेगा, आपकी जॉब पे पड़ेगा। ऑफ कोर्स उस टाइम पे कंपनी भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके जो क्लाइंट है ऑफ कोर्स वो यहाँ पे ब्रिटिश रहेंगे, यहाँ पे वो लोग रहेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपके पास टाइम है 1-2 मंथ का, जितना भी आपके पास टाइम है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने ये वीज़ा लेना है, एटलीस्ट इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं बट यहाँ पे आके काम करने के लिए इंग्लिश जरूर सीख लें। इंग्लिश स्पीकिंग कर ले, जो भी आपके लिए आपको लग रहा है कि आप इस टाइम पे कर सकते हैं वो आप करिए, बट इंग्लिश आपको बोलनी पड़ेगी तो ऑफ कोर्स आपको वो सीखनी पड़ेगी ही। अगर आप यहाँ आने से पहले सीख लोगे तो उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे आके काम करना। तो गाइस ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको जाननी ज़रूरी है। अगर आप हेल्थ केयर वीज़ा पे या फिर स्किल वर्कर वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हैं, होपफुली ये आपकी हेल्प करेंगी आपका डिसीजन लेने में। इसके अलावा आप मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर UK लाइव ब्लॉगिंग, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेट अदर पीपल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।